महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज सुबह बारामती एयरपोर्ट पर हुए प्लेन क्रैश में निधन हो गया। इस प्लेन में 5 लोग सवार थे, खुद अजीत पवार, उनके एक सिक्योरिटी पर्सनल, एक फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट्स। शुरुआती रिपोर्ट्स में और खबरों में ये सामने आया है कि फ़्लाइट जो है उसकी लैंडिंग में दिक्कत आ रही थी। पहले एक बार लैंड करने की कोशिश की गई पायलट्स के द्वारा, लेकिन लो विजिबिलिटी के कारण प्लेन लैंड नहीं हो पाया। दूसरी बार जब ये कोशिश हुई तभी प्लेन क्रैश हो गया और इनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं और साथ साथ में कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं बारामती एयरपोर्ट की कंडीशंस के ऊपर। प्लेन की जो स्पीड थी वो कितनी थी और प्लेन कितना सेफ था, उसकी सेफ्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सरकार की तरफ से क्या कहा गया है और अब तक क्या क्या सामने आया है, क्या क्या फैक्ट्स हैं, वही आपके सामने हम इस वीडियो में रखेंगे। हेलो, मेरा नाम रिया है और मेरे साथ है निखिल। तो शुरुआत हम लोग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से ही करते हैं कि कहाँ से टेक ऑफ हुआ, क्या क्या दिक्कत आई और फिर लैंडिंग में क्या दिक्कत आई। देखिए रिया, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में सबसे भरोसेमंद सोर्स अभी सरकारी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने आज 1:30 के करीब ही एक बयान जारी कर दिया था। और ये एक मतलब एक पॉजिटिव साइन था कि जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ उसमें बड़ी आलोचना हुई थी डीजीसीए की और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की कि आप इन्फॉर्मेशन को आप ऑफिशियल चैनल से इन्फॉर्मेशन बाहर क्यों नहीं आ रही है। और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जो एविएशन सेफ्टी पे काम करने वाले लोग हैं, वेल विशर्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिलेज हैं जो बयान देने में किए जा रहे हैं। तो इस बार मतलब बड़ा कोर्स करेक्शन देखने को मिलता है। बहुत प्रॉम्प्टली डीजीसी ने जानकारी दी और उन्होंने फ्लाइट जेट के बारे में, पायलट्स के बारे में, उड़ाने वाली कंपनी के बारे में और जो चेन ऑफ इवेंट्स उनके बारे में, उसके बारे में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया। एक वीडियो खबरगांव पे दर्शकों ने देख भी लिया होगा। बॉम्बार्डियर का ये जेट है, लीयरजेट 45XR, और कॉरपोरेट और वीआईपी फ़्लाइट्स के लिए खूब इसको इस्तेमाल किया जाता है और एक बड़ा सेफ़ जेट माना जाता है। वर्ल्ड ओवर यूज़ होता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी, डेवलप कंट्रीज़ में बिल्कुल यूज़ होता है। और इसी तरह की चार्टर्ड फ़्लाइट्स में या तो पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं या तो बड़े बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, जो कि शेड्यूल्ड फ़्लाइट्स के लिए वेट नहीं कर सकते हैं, है ना, कि भाई वो सुबह इंडिगो में टिकट है या नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो प्राइवेट फ्लाइंग करते हैं। तो उसमें ये बड़ा जेट पसंद किया जाता है। सेफ्टी रिकॉर्ड बिल्कुल इसके क्रैशेस हुए हैं, हिंदुस्तान में भी क्रैश हुए हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी हुए हैं। लेकिन इसका सेफ्टी रिकॉर्ड मतलब एक चेकर्ड हिस्ट्री इसको हम नहीं कह सकते हैं। बहुत फ्लाइंग इसकी होती है, तो उस रेशियो के हिसाब से एक अनसेफ जेट इन इटसेल्फ मतलब उसको नहीं आप बोल सकते। हम कंपनी पे भी आएंगे, जो कंपनी इसको उड़ाती ऑपरेट कर रही थी। मैं आपको पहले मैं फ्लाइट रडार के हवाले से आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो एयरक्राफ्ट था 45XR, तो मैंने नाम बताया ही, इसका टेल रजिस्ट्रेशन था VTSSK और 2010 में ये मैन्युफैक्चर हुआ था और जून 2021 में इंडिया में रजिस्टर हुआ। तो ये जो VTSSK है, ये रजिस्ट्रेशन उसको 2021 में मिला, बना 2010 में था। तो 2010 से लेके 2021 के बीच में कई अमेरिकन ऑपरेटर्स ने इसको यूज़ किया और वहाँ से फिर इन्होंने VSR ग्रुप ने इसको मुझे लगता है कि एक्वायर किया और फिर उन्होंने हिंदुस्तान में इसको रजिस्टर कराया ताकि हिंदुस्तान में वो ऑपरेट कर सकें। और एक मिड साइज बिजनेस जेट माना जाता है। 8 लोग आ जाते हैं इसमें विद क्रू, मतलब 2 क्रू होंगे तो 6 लोग बैठ सकते हैं। और इसको 1995 से 2012 के बीच में बनाया गया और 640 एयरक्राफ्ट्स इसके बने हुए हैं। तो ये तो हुई क्या नाम एयरक्राफ्ट की जानकारी। उसके बाद हुआ क्या, तो हुआ क्या में बात यह है कि अजीत पवार डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के और सोमवार को वो मुंबई में थे एक कैबिनेट मीटिंग के लिए। उनको एक मीटिंग अटेंड करनी थी जिसको चेयर किया महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने, और उसके बाद उनको आज बारामती जाना था क्योंकि ज़िला पंचायत, आज मतलब 28 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, बारामती में ज़िला पंचायत इलेक्शंस हैं और उसके लिए उनको कोई सभा शायद करनी थी, इसीलिए वो गए थे। अजीत पवार एक अर्ली राइजर हैं, दिन उनका वो जल्दी शुरू करते थे, तो सुबह सुबह की ही वो फ्लाइट थी और 8:10 पर उन्होंने मुंबई से टेक ऑफ किया और 8:10 पे वो निकले हैं और 8:18 पर उनका
जो बारामती में जो कंट्रोल है उससे कांटेक्ट हुआ, बारामती से कांटेक्ट हुआ। वो बारामती में किससे कांटेक्ट हुआ मैं एग्जैक्ट उसमें आऊँगा, क्योंकि बारामती में एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स या टेक्नीशियंस नहीं होते हैं, है ना। वो एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, वो क्या है उस पर हम आ जाएंगे बाद में। लेकिन तो ये सुबह 8:10 पे चले, 8:18 पर उन्होंने कांटेक्ट किया बारामती से। और फिर उसके बाद में जब अगली बार बारामती में उनकी बात हुई तो तब हुई जब वो पुणे से उनको रिलीज़ किया गया था। इसका मतलब वो बारामती आने से पहले पुणे का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनके वो कांटेक्ट में थे, और उसके बाद वो बारामती से 30 नॉटिकल माइल दूर थे। 30 नॉटिकल माइल मतलब आपका हो गया 50 समथिंग किलोमीटर्स, क्योंकि 1.8 नॉटिकल माइल का 1.8 किलोमीटर का 1 नॉटिकल माइल बनता है। तो 30 नॉटिकल माइल मतलब रफली 50 किलोमीटर समथिंग दूर उन्होंने कांटेक्ट किया, और उनसे एयरक्राफ्ट से कहा गया कि आप विजुअल मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस पे पायलट के डिस्क्रिप्शन पे आप नीचे आइए, लैंड कीजिए। इसका मतलब क्या है कि पायलट अपने डिसीजंस खुद लेंगे, और वो विजुअल मतलब जो उनको दिख रहा है उनकी आंखों से, दो पायलट्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक, तो क्रू ने बारामती में जब बारामती में इंक्वायर किया विंड और विजिबिलिटी के बारे में। बहुत बेसिक सी चीज़ है, पायलट जानना चाहता है कि जिस एयरफील्ड पे वो उतरेंगे वहाँ हवा क्या बहुत तेज़ तो नहीं चल रही है, चल रही है तो किस दिशा से चल रही है, तो उसका ध्यान वो पहले से रखेंगे। और दूसरी चीज़ वो जानना चाहते हैं विजिबिलिटी क्या है। ये एक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, नॉट दैट अर्ली, लेकिन ठंड का मौसम है तो अर्ली हो गया, और कभी कभी कोहरा पड़ता है। ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में अनडुलेटेड टेरेन है, और वहाँ सुबह सुबह कभी कभी धुंध और कोहरा हो भी सकता है। तो उन्हें बताया गया कि 3000 मीटर की यानी 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी है, और विंड्स भी काम हैं। ये उनको जानकारी दी गई पायलट्स को। और उसके बाद उनको बताया गया कि रनवे 11 पर आपको आना है। रनवे के नंबर्स इस तरह के, वो डायरेक्शन के आधार पर रनवे का नंबर होता है। एक डायरेक्शन अगर 10 लिखा है उसके ऊपर, तो अगली डायरेक्शन फिर होगी 28, क्योंकि वो 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो रनवे 11, तो यहाँ पे भी दो, मतलब एक ही रनवे की एक डायरेक्शन को 11 लिखा जाएगा और दूसरे डायरेक्शन को लिखा जाएगा 29। तो 11 से उनको कहा गया, 11 उनको क्लियर किया गया, और फाइनल अप्रोच उन्होंने रनवे 11 की ही की। और उन्होंने कहा कि रनवे उनको नहीं दिख रहा था, और उसके बाद में उन्होंने गो अराउंड किया। गो अराउंड का मतलब होता है पायलट्स नीचे आए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लैंड नहीं करेंगे, और वो एक फिर चक्कर लगाते हैं। ये फ्लाइट रडार के डेटा में आपको दिखता भी है, ये पीआईबी के स्टेटमेंट में भी है। उसके बाद में उनसे फिर पूछा गया, एयरक्राफ्ट को पूछा गया उनकी पोजीशन के बारे में। जब गो अराउंड पूरा हो तो उन्होंने कहा कि अब हम फाइनल अप्रोच पे हैं रनवे 11 के, यानी उनको शायद मतलब पायलट ने तो सोचा होगा कि वो रनवे की सीध में है ना, या वो उसकी डायरेक्शन में है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको रनवे दिख रहा है पायलट्स को, तब उन्होंने कहा कि रनवे नहीं दिख रहा है, रनवे इज करंटली नॉट इन साइट, विल कॉल व्हेन रनवे इज इन साइट। यानी अभी हमको रनवे नहीं दिख रहा है, जब हमको रनवे दिखना शुरू हो जाएगा तब हम आपको बताते हैं। और इसके कुछ सेकंड्स बाद पायलट ने कहा कि अब हमको रनवे दिख रहा है। 8:43 पर, सुबह 8:43 पर उनको क्लियर किया गया कि आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने इसका जवाब नहीं दिया, और बिल्कुल ये 43 पे, और 1 मिनट बाद जो रनवे 11 है उसके बिल्कुल एंड जो एज है ना, मतलब कुछ ही मीटर अगर और चला जाता शायद रनवे पे होता, वहाँ पे एक बड़ा फायर बॉल दिखा। संकेत यही था कि वो प्लेन क्रैश कर गया। और उसके बाद में फिर इमरजेंसी जो वहाँ पे स्टाफ था, क्रू, उसके तरफ वो चला गया। तो जो AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो हिंदुस्तान में है, उसके ऑफिसर्स वहाँ पे निकले हुए हैं। हमने आपको एयरक्राफ्ट के बारे में बताया था, कंपनी के बारे में बताया था, पायलट्स के नाम अब पब्लिक में है तो मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। जो पायलट इन कमांड थे वो थे सुमित कपूर, और जो सेकेंड इन कमांड थी फ़्लाइट की, उनका नाम है शांभवी पाठक। और ये दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। मैंने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट इस तरह के देखे जिसमें फीमेल पायलट का मजाक उड़ाया जा रहा था, और उनकी जैसे एक ये बहुत ही कॉमन मजाक है कि लड़कियों को या औरतों को ड्राइविंग नहीं आती तो वो
क्या ही करती होंगी। विमेन वाला जो हाँ, मीम तो चल उनको रहा है। टारगेट किया गया, लेकिन हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि सुमित कुमार जो पायलट इन कमांड थे एक मेल पायलट थे, और जो सेकंड इन कमांड थी वो फीमेल थी, एंड और वो दोनों बहुत एक्सपीरियंस थे दोनों के बारे फ्लाइंग में। आवर्स भी बहुत हद तक। जी हाँ, जो पायलट इन कमांड थे वो 15,000 घंटे से ज़्यादा उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। कुछ जगह मैंने 16 भी देखा, लेकिन 15,000 घंटे से ज़्यादा पीआईबी ने लिखा है। मेडिकली जो उनका आखिरी मेडिकल एग्जामिनेशन था नवंबर में ही हुआ था, और जो को पायलट थे उनको भी 1500 घंटे, 1,500 घंटे तो उनके भी हो गए थे, है ना, एक्सपीरियंस थी वो भी। और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था जुलाई 2025 में, और इस जुलाई में फिर से उनका ड्यू था। तो ये जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी है मेसर्स VSR वेंचर्स, ये दिल्ली से चलती है, और इनके बारे में भी DGCA ने जानकारी दी है कि इनके पास में 7 Learjet 45 हैं, जिसमें से एक क्रैश किया है, और 5 इनके पास एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट है 135 BJ, और 4 किंग एयर B200 एयरक्राफ्ट्स हैं, और एक पिलेटस PC-12 है। इनका रेगुलेटरी ऑडिट हुआ था फरवरी 2025 में, और कोई लेवल 1 फाइंडिंग नहीं थी, मतलब ऐसी कोई अप्रिय चीज़ नहीं थी जिस वजह से इनके ऑपरेशंस को रोका जाए। DGCA ने अपने बयान में ये भी चीज़ कही है कि ये जो चीज़ है, इसी कंपनी का एक और Learjet 45, ये पिछले साल, माफ़ कीजिए पिछले के पिछले साल 14 सितंबर 2023 को क्रैश किया था मुंबई में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। तो ये एक आपको ओवरव्यू देता है, जो हम आगे बात करेंगे वो वहाँ पर ये सारी जानकारियाँ बहुत काम आएंगी। उनके ऑफिशियल भी खुद सामने आए हैं, VK सिंह जो हैं कंपनी के, जिन्होंने कहा है कि पायलट्स मेडिकली फिट हैं, पुअर विजिबिलिटी ही एक रीज़न हो सकता है कि मैं क्यों अपने प्लेन्स को ग्राउंड करूं। जैसा आपने बताया कि वो जो बोलते हैं कि अनसेफ वाला जो जेट वाला जो चीज़ है, वो अभी तक तो बहुत सारे क्रैशेस के बाद भी देखिए मैं इस चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देना चाहता हूँ। जैसे मैंने सोशल मीडिया पे जो एविएशन एंथुजियास्ट हैं, और वहाँ पे मैंने कुछ चैटर देखा कि ये कंपनी कैसे काम करती है, लेकिन DGCA के बयान में नहीं है वो बात। DGCA ने कहा कि उनका रेगुलेटरी ऑडिट हुआ था और उनको कोई बहुत अप्रिय चीज़ मिली नहीं। इस पर हम लौटेंगे कि उन्होंने एक कैसे कहा है। तो ये फ़्लाइट, मतलब आप लीगली अगर आप इसको देखेंगे तो ये फ़्लाइट एक जो भी हिंदुस्तान के नॉर्म्स है उसके हिसाब से फ्लाई की जा रही थी। अब आते हैं, इसके अलावा भी बारामती जो पूरा एयरपोर्ट है, रीजनल एयरपोर्ट है, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि यहाँ पर फ्लाइंग स्कूल्स जो है वो ऑपरेट करते हैं। बारामती देखिए, सुबह से मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा, बारामती एयरपोर्ट नहीं एरिया है ना, बारामती एक एयर स्ट्रिप है। ठीक है, मतलब एयरपोर्ट बस बोला जा रहा है उसे, उसको बोलते हैं, वो वहाँ पे एक एयर स्ट्रिप है। और देखिए होता क्या है, जैसे एयरपोर्ट तो जैसे IGI है आपके जम्मू में है या हमारा नागपुर में है, ये प्रॉपर एयरपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे एयरपोर्ट में भी एयरफील्ड होती है ना, एयरफील्ड पे ही एयरपोर्ट बनता है। तो लेकिन एयरपोर्ट का संकेत क्या होता है कि पूरा रनवे होगा, एक फुल लेंथ रनवे होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में वहाँ पे एक टर्मिनल बिल्डिंग होगी, एप्रन होगा वहाँ पे, और बाकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल वहाँ पे होगा, सारे रडार्स, रेडियो, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, दो चीज़ें, एक कम्युनिकेशन मैन करते हैं कि जो पायलट एयरक्राफ्ट लेकर के आ रहा है वो पायलट उससे कम्युनिकेट करते रहते हैं। जैसे IGI अगर कोई फ्लाइट आती है तो जब जितने रीजन में IGI के ATC को मतलब परमिशन है, या जितने को वो कंट्रोल करते हैं, जितने एयर स्पेस को, उसमें एंटर करते एयरक्राफ्ट फिर रेगुलरली ATC से बात करता रहता है। उनको ATC से इंस्ट्रक्शन जाते रहते हैं कि आपको किस हाइट पर फ्लाई करना है, आसपास में ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक इन द सेंस हवाई जहाज़ और कितने दूसरे उड़ रहे हैं, दिल्ली में कंडीशंस क्या हैं। अब ये चीज़ तो हुई, आपसे एक ह्यूमन बात कर रहा है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है वो है ना, वो आपको एक तरह से कोऑर्डिनेट करता रहता है। उसके अलावा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं प्रॉपर एयरपोर्ट पे, जो बहुत सारी जानकारी रिले करते रहते हैं एयरक्राफ्ट को। वो वेदर से रिलेटेड जानकारी हो सकती है, वो कंडीशन से जो यहाँ पे विजिबिलिटी है उससे रिलेटेड जानकारी हो सकती है। तो ये सारी जानकारियाँ ATC के पास में जाती हैं और ATC से ये जानकारियाँ ऊपर मिल जाती हैं। फिर लैंडिंग में एड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है ना, लैंड करते हुए पायलट्स लैंड खुद करते हैं, वो ऑटो पायलट पे लैंड नहीं होता है, लेकिन पायलट को रनवे पे अलाइन करने के लिए कि वो सही डायरेक्शन में जाएं, सही एलिवेशन से नीचे आएं, तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम उनको रेडियो सिग्नल के ज़रिए एड करता है
है ना। मैं उसका पूरा फिजिक्स अभी नहीं समझा सकता, लेकिन एक तकनीक है जिससे पायलट्स को सुविधा मिल जाती है। और जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं उनमें लो विजिबिलिटी लैंडिंग में, जैसे दिल्ली में एक रनवे शायद कैट 3 है, तो क्योंकि दिल्ली में फॉग बहुत पड़ता है तो उस हिसाब से यहाँ पे और एडवांस्ड सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं बड़े एयरपोर्ट्स पे। फिर इन बड़े एयरपोर्ट्स पे इमरजेंसी को एड्रेस करने के लिए भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बड़े बड़े फायर इंजन उनके पास में होते हैं, और उनका क्रू बड़ा ट्रेंड होता है और वो खूब प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो बारामती में ये सब नहीं है। बारामती क्या है, एक एग्जाम्पल से लोगों, बारामती एक ऐसी जगह है जो एक फैमिली के पॉलिटिकल राइज की वजह से वहाँ पे एयर ट्रैफिक आया, ट्रू है ना। तो वहाँ मतलब जैसे जो ये बिजनेस जेट्स जो वहाँ पे जा रहे हैं वो बेसिकली पवार्स यूज़ करते रहे। शरद पवार, अजीत पवार और उनके परिवार, सुप्रिया सुले, उनके परिवार में बड़े बड़े नेता हुए हैं जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी चरम पे गए हैं और नेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे आए हैं। और महाराष्ट्र एक रिच स्टेट है, पवार्स भी बहुत रिसोर्सफुल लोग माने जाते हैं, तो वो रेगुलरली फ्लाइट्स चार्टर करते हैं, खूब ट्रैवल उनको करना पड़ता है, तो वो लोग प्राइमरीली वो लोग यूज़ करते हैं। हो सकता है कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ किया हो, या बारामती कोई नेशनल लीडर दूसरा गया हो, उनका लैंड किया हो, लेकिन उनको ज़्यादा काम आती थी ये एयर स्ट्रिप। उस तरह की एयर स्ट्रिप्स होती हैं पुराने, जैसे मैं एमपी से हूँ, वहाँ पे नागदा है, नागदा में भी एक एयर स्ट्रिप है। तो अब नागदा की एयर स्ट्रिप को कौन यूज़ करता है, तो वहाँ पे बिरलाज ने ग्रेसिम करके एक केमिकल प्लांट लगाया हुआ है। तो जब बिरलास विजिट करते थे पहले, तो वो अपना एयरक्राफ्ट लेकर के आते थे, क्योंकि पहले कमर्शियल फ्लाइंग, पहले इतना रोड कम्युनिकेशन, ट्रेन वेन उतना समय होता नहीं है बिजनेस इंटरेस्ट के पास। या मैं छिंदवाड़ा का हूँ, तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ, तो कमलनाथ ज़्यादा टाइम दिल्ली रहते हैं लेकिन बीच बीच में छिंदवाड़ा जाते हैं, तो वो ट्रेन से नहीं जाने वाले हैं, या वो प्लेन से नागपुर जाके गाड़ी से नहीं छिंदवाड़ा आएंगे, वो डायरेक्ट छिंदवाड़ा में लैंड करते हैं। तो ये अपने बिजनेस जेट्स या हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करते हैं और फिर वो स्ट्रिप्स पे लैंड करते हैं। तो बारामती उस तरह का है, ठीक है। एक फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट नहीं है, एक एयरफील्ड, एक एयर स्ट्रिप है। वहाँ से 2 फ्लाइंग स्कूल चलते हैं और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग नहीं है वहाँ पे। पायलट को कोई ग्राउंड से कोई एड नहीं मिलती है, कोई तकनीक वहाँ पे नहीं लगी हुई है। तो काम कैसे चलता है फिर? काम कैसे चलता है? बारामती के जो 2 फ्लाइंग स्कूल हैं, पहले तो बारामती का जो वेदर डेटा है ना, वो लोग पायलट्स रेफरेंस के लिए ले लेते हैं पूना से। पूना में एयरपोर्ट है एक प्रॉपर, और शिरडी में भी एयरपोर्ट है। तो शिरडी और पुणे से वेदर की जानकारी ली जाती जब फ्लाइट को प्लान किया जाता है। उसके बाद में जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं, फ्लाइंग स्कूल का जो स्टाफ है, वहाँ के जो सीनियर लोग हैं, वो इनबाउंड जो ट्रैफिक होता है उससे कम्युनिकेट करते हैं। ये जितनी मतलब ये बातचीत है ना कि लैंडिंग के लिए क्लियर किया, उनसे पूछा गया रनवे इन साइट है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग नहीं हैं, है ना। ये वहाँ के एटीसी के लोग नहीं हैं। ये फ्लाइंग स्कूल से जो पायलट्स को एड करते हैं, ये वो लोग हैं, वो लोग बात करते हैं। उनके पास में कुछ बेसिक इक्विपमेंट वहाँ पे है, रेडियो है, वो लोग जेट्स को बता सकते हैं। वो लोग जो उनके पास में बेसिक जानकारी है विजिबिलिटी की, एग्जैक्ट उस जगह की वेदर की, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट का उतना वहाँ पे सिस्टम नहीं लगा हुआ है। जैसे पुणे के एयरपोर्ट में, शिरडी के एयरपोर्ट में प्रॉपर मतलब वेदर चार्टिंग होती है ना। उनके पास अपने वेदर रडार्स वहाँ पे लगे हुए हैं और वो एग्जैक्ट डेटा देते हैं आपको। यहाँ पे सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पुणे या शिरडी से कुछ इन्फॉर्मेशन फ्लाइट प्लानिंग के लिए ली जाती है, और फिर जो ग्राउंड पे फ्लाइंग स्कूल के लोग हैं, वो उनके पास में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो लिमिटेड इंफ्रा है, उसके हिसाब से वो विजिबिलिटी के बारे में आपको बताते हैं, विंड कंडीशन, इन सारी चीज़ों के बारे में वो पायलट से कम्युनिकेट करते हैं। बट हमको समझना पड़ेगा कि ये दिल्ली में IGI पे लैंड करना, या पुणे में लैंड करना, या नागपुर में लैंड करना, और बारामती की उस ट्रिप पर लैंड करना, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पायलट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं और आप रिलाय कर रहे हैं फ्लाइंग स्कूल के लोगों के ऊपर, जो बिल्कुल आपको सही जानकारी देने की कोशिश करते। दूसरा एक और चीज़ है कि बारामती के बारे में मैं पढ़ रहा था, जो सीनियर लोग हैं, जो जिनका एविएशन से, मिलिट्री एविएशन से जिनका संबंध रहा है, जैसे एक हैं ग्रुप कैप्टन शिवरामन साजन, ये इन्होंने एक सैंडल पे बहुत काम की जानकारियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि बारामती जैसे एयर स्ट्रिप्स पर लैंड करने के लिए ये करना होता है कि एक तो विजुअल फ्लाइंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी पायलट को देख के चलना है। जैसे आप कहते हो कि जैसे गाड़ी कोई चलाता है तो ह्यूमन देख करके चलाता है, वैसे पायलट को नज़र आना चाहिए कि एयरक्राफ्ट कहाँ जा रहा है। तो बाकी टाइम तो बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन अगर विजिबिलिटी पुअर है
तब उसके लिए चैलेंज मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे मैं समझाने की भाषा में कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे से कोई टेक्निकल जार्गन बोलते हुए गलती भी हो जाए। इस तरह के एयरस्ट्रिप के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको एयरक्राफ्ट ला करके उसको जितना सेफली, जितना उसकी स्पीड कम की जा सकती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं है ये कि हवर कर ले, उसको एक स्पीड चाहिए ताकि वो हवा में बना रहे, वरना स्टॉल होकर नीचे गिर जाएगा। सेफली जितना उसको डिसेलरेट कर सकें उसको करना है, और उसके साथ उनको रनवे पे उसको स्टेबलाइज करना होता है, और फिर वो जैसे क्लियर होते हैं तब उसको लैंड करते हैं। अब ये मनूवर इसलिए आप देखिए कि 15,000 घंटे वाला ही एक एक्सपीरियंस पायलट इस चीज़ को कर रहा था। विद प्रैक्टिस इसको किया जा सकता है, विद इंफॉर्मेशन इसको किया जा सकता है, लेकिन जो वेगरीज ऑफ नेचर जिसको बोलते हैं, कभी धुंध आ गई, कभी कोहरा आ गया, अचानक होने वाले चेंजेस हैं, वो पायलट की डिसीजन मेकिंग पर असर डाल देते हैं। ये एक मुश्किल चीज़ है एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट पे करने में। मैं देख रहा था केपी संजीव कुमार, उन्होंने रिप्लाई किया कि इस तरह से जो लैंडिंग है, वो ऐसे जेट्स जो स्पीड से उड़ते हैं, ये छोटा जेट है लियरजेट 45XR, लेकिन एक नॉर्मल पैसेंजर जेट की स्पीड पे ही उड़ता है 800 to 900 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये बात है, तो इनको स्पीड कम करना होता है, अप्रोच पे स्टेबलाइज करना होता है, और फिर ये धीरे धीरे लैंड करते हैं। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि पायलट ने एक बार एयरक्राफ्ट को अलाइन करने की कोशिश की, नहीं हुआ, या उनको रनवे नहीं दिखा, उन्होंने गो अराउंड किया। सेकेंड टाइम भी किया, उन्होंने एक बार कहा कि मुझे रनवे नहीं दिख रहा है, फिर उन्होंने कहा मुझे रनवे दिख रहा है। उस बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ, ये तो जब जांच होगी तब हमको पता चलेगा कि उस एयरक्राफ्ट के साथ में क्या हुआ, कॉकपिट के अंदर पायलट्स क्या बात कर रहे थे। लेकिन उनके सामने एक इमरजेंसी सिचुएशन आई होगी। एक चीज़ और है जो मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, ये एक वीआईपी चार्टर फ्लाइट थी, है ना। मैं एक फ़्लाइट अगर चार्टर करूँ तो उसमें मैं एक पैसेंजर की हैसियत से जाऊँगा, है ना, और मेरे पास पैसा है तो मैंने वो एक फ़्लाइट चार्टर कर ली। तो पायलट से ये एक्सपेक्टेड होता है और उनका हक बनता है कि जब वो फ़्लाइट को प्लान करते हैं तो वो इन सारी चीज़ों को अकाउंट में लें, कि जहाँ मुझे जहाँ से मुझे चलना है, कितना फ्यूल लेके चलना पड़ेगा, डिस्टेंस क्या है, जहाँ लैंड करना है वहाँ का वेदर क्या है, क्या मुझे ये फ़्लाइट अंडरटेक करनी चाहिए। तो मेरे जैसा व्यक्ति होगा और मान के चलिए मुझे बारामती जाना है और वहाँ का मौसम ख़राब है, पायलट विल से नो कि निखिल नथिंग डूइंग, आपने चाहे टिकट लिया हो, आपने हमारा पूरा प्लेन पे क्यों नहीं किराए पे लिया, मैं नहीं फ्लाई करूँगा। बट वीआईपी फ़्लाइट्स जो होती हैं वहाँ पे ये डायनेमिक चेंज होता है। जैसे अब अगर आपके पास डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और आपके फ़्लाइट में बैठे हुए हैं, तो वो ऑब्वियसली आप एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति को कहीं लेके जा रहे हो, उस व्यक्ति का एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। आप देखिए ना, एक दिन पहले आप कैबिनेट मीटिंग कर रहे हो, अगले दिन आपको कहीं जा कर के एक फंक्शन अटेंड, वहाँ भी हो सकता है पूरे दिन का प्रोग्राम नहीं हो, दोबारा फ्लाई करके कहीं जाना हो। तो ये लोग बहुत बिजी होते हैं, इनके टाइम की बड़ी कीमत होती है, और ऐसी फ़्लाइट्स में जो पायलट होता है उसको एक इनहेरेंट प्रेशर फील होता है कि एक तरफ उसको सेफ रखनी है, फ्लाइट स्मूथ रखनी है, दूसरी तरफ उसको ये भी ध्यान रखना है कि जो वीआईपी है मेरे साथ में वो लेट नहीं होना चाहिए। भाई कोई पायलट अपने बारे में ये नहीं सुनना चाहेगा विथ 15 और 16,000 आवर्स अंडर हिज बेल्ट कि अरे यार ये थोड़ा सा कोहरा हुआ और ये इन्होंने फ़्लाइट नहीं उतारी। मैं ये बात मिसाल के लिए कह रहा हूँ, ये जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो ये बातें बताते हैं कि वीआईपी जो फ्लाइट्स होती हैं उनमें प्रेशर एक बड़ी चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि वीआईपी जाकर के बोल देगा कि नहीं तुम उतारो, है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पायलट्स के ऊपर ये बात उनके दिमाग में बात होती है। जैसे ये चीज़ वहाँ भी डिस्कस हुई थी, आप याद कीजिए जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो जो हेलीकॉप्टर यूनिट के सीईओ थे वो खुद उड़ा रहे थे। तो अब और वहाँ पे भी यही, उस समय भी खूब चर्चा हुई कि अगर कोहरा था या वेदर रिपोर्ट्स उस तरह की थी तो शायद वो फ्लाइट अंडरटेक नहीं की जानी चाहिए थी, या पहले एक फ़्लाइट की जानी चाहिए थी विदाउट द वीआईपी, देखने के लिए कि कितना सेफ़ है। लेकिन अब सोचिए इतना बड़ा अधिकारी आपके साथ है ना, आपको मतलब हर व्यक्ति को ऐसा लगता है ना कि अगर मेरे करियर के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला है कि मैं इतने बड़े व्यक्ति को मैं लेके जाने वाला हूँ, तो इट्स ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ प्राइड। तो वहाँ पे मतलब ये बोलना कि नहीं सर अभी मैं नहीं जा सकता या इस वजह से नहीं जा सकता, मिलिट्री एविएशन में तो ये बहुत क्योंकि मिलिट्री एविएशन में यू हैव टू बी सेफ येस, बट यू ऑल्सो हैव टू बी ब्रेव। आप सोल्जर भी तो हो, तो मिलिट्री एविएशन में तो उनको बहुत अलग प्रेशर फील होता है जब वो वीआईपी फ्लाइट्स, क्योंकि उनका यार ये तो सोल्जर भी है।
फिर से मैं कहता हूँ, वीआईपीज नहीं बोलते कि जाके मेरा फ्लाइट क्रैश कर दो, लेकिन पायलट्स को वो जिम्मेदारी का भार महसूस होता है, और ऐसे समय में पायलट्स ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं अनकॉन्शियसली, जो शायद उनको नहीं लेने चाहिए थे। एक नॉर्मल, जो मैंने कहा ना, निखिल को तो मना कर देगा कि नहीं जा सकते, टेक ऑफ ही नहीं हो सकता, या हम नहीं लैंड कर सकते, बट एक बहुत बड़े व्यक्ति को, वीआईपी को मना करना, एक ये चीज़ होती है। दूसरा तो ये तो, लेकिन फिर ये है कि एग्जैक्टली मतलब हुआ क्या था, ये हमको जांच में ही समझ में आएगा या कोई और फैक्टर था। मैंने आपको ये पायलट स्ट्रेस से जुड़ी एक चीज़ बताई। तो इसके अलावा मेरा ये सवाल है कि इस तरह की जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं प्राइवेट जेट्स वाली, वो कितनी सेफ रहती हैं? जो प्राइवेट फ्लाइंग है बेसिकली, देखिए उसमें मैंने आपको बताया कि जो इक्विपमेंट है, जो ये जेट है ना, वो तो एज अ प्रोडक्ट उनको गोल्ड स्टैंडर्ड ही माना जाता है, वो वेस्ट में भी यूज़ होते हैं और अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन एक चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है कि जब इस तरह का इक्विपमेंट, इस तरह के जेट्स जब बड़ी कंपनीज़ के पास में होते हैं तब उनका रख रखाव, और जब छोटी कंपनीज़ के पास होते हैं तब उनका रख रखाव, तो उसमें कुछ डिफरेंस आता है। और उसका एक बहुत बेसिक सा कारण है, जो कमर्शियल फ्लाइंग होती है, जो शेड्यूल कैरियर से, नॉन शेड्यूल कैरियर, तो शेड्यूल कैरियर मतलब जिनके पास एक शेड्यूल पे वो फ्लाइंग करते हैं, से हमारे यहाँ एयर इंडिया है, इंडिगो है, आकाशा एयर है। अब ये बड़ी बड़ी फ्लीट्स इनकी चलती हैं, और इनका यहाँ के जो प्रोटोकॉल हैं वो वही प्रोटोकॉल हैं जो यूएस में है, यूरोप में है, सब जगह है, और इनको फॉलो भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनको स्क्रूटनी काफ़ी देखनी पड़ती है, क्योंकि रोज़ आम लोग आपकी फ़्लाइट में चढ़ते हैं, वो किसी ने उनका फ़्लाइट लेट हो गया, वो शिकायत करेंगे। डीजीसीए बड़ा ध्यान देता है इन सारी चीज़ों पे कि ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो। मैं नहीं कहता कि कोई चूक किसी से नहीं होती होगी, लेकिन उनका जो बिहेवियर है ना, टुवर्ड्स सेफ्टी, वो मोर और लेस वही है जहाँ पे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसी पे काम करते हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं जिनको एयरक्राफ्ट मेंटेन करने पड़ते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स हैं, इनकी बड़ी स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं, बहुत अटेंशन लेती हैं ये उन ट्रेंड प्रोफेशनल्स का, और उनको उस तरह के पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उस तरह के चेक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो एक बहुत खर्चीला काम हो सकता है। इस तरह की ये लीयर जेट, बॉम्बार्डियर, इनको और से एम्ब्रेयर, इनकी फ्लीट्स को मेंटेन करना आसान काम नहीं है। एविएशन कंपनी, इसीलिए लोग बोलते हैं घाटे का सौदा है, क्योंकि खर्च भी बहुत है। तो छोटी कंपनी सारे प्रोटोकॉल्स का पालन कर पाए, उनके लिए भी मुश्किल होता है कमर्शियल वायबिलिटी के हिसाब से। दूसरी दिक्कत यह है कि डीजीसीए इनके पीछे उतना पड़ पाए, ये भी मुश्किल होता है। से अभी इंडिगो के साथ जो हमने पिछले बार देखा, तो इंडिगो को तो पब्लिक स्क्रूटनी भी खूब मिली, सरकार की तरफ से भी खूब हुआ। उसी जगह अगर एक ऐसा कोई कैरियर होता जिसके पास 10 एक प्लेन होते और वो किसी एक सेक्टर में उड़ रहे होते, तब वो इतनी खबर नहीं बनती, इतनी स्क्रूटनी नहीं होती। एक और चीज़ जो हमको देखनी, अभी एक पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट आई थी अभी कुछ समय पहले, उन्होंने ये फ्लैग किया कि जो कमर्शियल फ्लाइंग हमारे यहाँ शेड्यूल कैरियर्स की है, वहाँ तो ठीक ठाक काम चल रहा है, लेकिन जो ये प्राइवेट फ्लाइंग है नॉन शेड्यूल कैरियर्स की, वो हिंदुस्तान में बहुत बड़े हैं। उसके कारण क्या है? हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास अब धीरे धीरे पैसा आ रहा है, तो वो भी प्राइवेट जेट से जाते हैं। हमारे यहाँ उद्योगपतियों की संख्या कुछ बढ़ी है, तो वो भी प्राइवेट फ्लाइंग, मतलब प्राइवेट फ्लाइंग या चार्टर्ड फ्लाइंग इंडिया में पहले जितनी नहीं होती थी, अब उतनी हो रही है। तो नई कंपनीज खुल रही हैं, नए जेट्स लिए जा रहे हैं, तो पायलट्स उनको तो लेकिन डीजीसीए का जो स्टाफ है वो मोरलेस वही है। तो डीजीसीए के पास में जो ओवरसाइट, मतलब कोई कंपनी काम कर रही है और डीजीसीए को देखना है कि वो कंपनी क्या ठीक से काम कर रही है, क्या वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का सही से पालन कर रही है। इसके लिए डीजीसीए को भी तो कुछ स्टाफ चाहिए। डीजीसीए को स्टाफ क्रंच है, वो पूरा ध्यान, पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि वो पूरा ध्यान सेफ्टी पर, जितना ध्यान सेफ्टी पर लगाना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ जो जैसे जैसे फ्लाइंग बढ़ रही है, जैसे जैसे नई नई स्ट्रिप्स पर उतरना, तो हम उस पेस पर, जैसे जैसे फ्लाइंग बढ़ रही है उस पेस पर हम सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को उस वॉल्यूम में भर्ती नहीं किया जा रहा है, या उतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग एयरफील्ड्स पर नहीं लगाए जा रहे हैं, और उस वजह से ये एक प्रॉब्लम बन सकता है। उन्होंने कहा, देखिए बड़े एयरपोर्ट्स में, फिर से कह रहा हूँ, आर वेरी सेफ, लेकिन जहाँ पे जैसे बारामती हो गया या कोई दूसरा एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप हो गई जहाँ के कोई स्पेसिफिक रीजनल चैलेंजेस हैं, उन पर ध्यान रखना है ना, और वहाँ पे इस तरह के हादसों को टालना, ये भी डीजीसीए का काम है, और वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। ये
पार्लियामेंट्री पैनल ने खुद कहा है। और अभी आप पिछले साल जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, जिसमें गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी का देहांत हुआ, एक व्यक्ति को छोड़ के सभी के प्राण चले गए, उसके बाद में आप जो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी आलोचना हुई कि सरकार ने कितना एक लैकलस्टर, जिसको रिस्पांस कहते हैं, मतलब उन्होंने इमरजेंसी रिस्पांस बहुत अच्छा दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत इस तरह की खबरें आई कि पहले चल रहा है कि ये जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है और सीवीआर है वो दिल्ली में खुलेगा या फिर यूएस में खुलेगा, फिर वापस लेके आया गया, बयान किस तरह से कितने लेट दिए जा रहे हैं, अधूरी जानकारी दी जा रही है, स्पेकुलेशन हो रहा है, पायलट्स के ऊपर दोषारोपण आ रहा है। तो ये सारी जानकारी, अगर भाई सबसे ज़्यादा डेटा सरकार के पास DGCA के पास है, अगर वो रेगुलर इंटरवल्स पे दें और पारदर्शिता के साथ में दें तो स्पेकुलेशन का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। ये चीज़ तो, और हमारे यहाँ एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशंस करना और उनकी रिपोर्ट प्रेजेंट करना, उस मामले में भी AAIB का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। जैसे 2023 के जिस क्रैश की हम बात कर रहे हैं, जो मुंबई में ऐसे ही एक Learjet 45XR का ही क्रैश हुआ था, वो वाइजैक से आ रहा था मुंबई, तो शायद बारिश थी क्या था, मैं एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है मुझे, लेकिन वो फिसल गया एयरक्राफ्ट और वो टुकड़े में ये हो गया, तो उसके ऑक्यूपेंट्स तो बच गए, लेकिन वो एक्सीडेंट तो है ही। तो उसका 2023 सितंबर का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, और अभी वैसे ही एक और एयरक्राफ्ट का क्रैश हो गया। तो अगर आप इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से देखें कि एक इंडियन रेगुलेटर की राय क्या है, जैसे आपकी स्टोरी में मैंने देखा एक टाइम पहले FAA ने इनके कुछ सर्फेसेस पे रस्ट की शिकायत की थी और बाद में उसको फ्लैग किया था, और बाद में फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि उसको क्लियर भी किया गया होगा, क्योंकि उसी के बाद वरना वो ग्राउंड कर दिए जाते। वहाँ भी ग्राउंड होते, हिंदुस्तान में भी ग्राउंड कर दिए जाते। अब अगर हमको ये देखना है कि अगर ओवरसाइट वाली कोई चीज़ थी, अगर हमने वो मुंबई वाले क्रैश को इन्वेस्टिगेट कर लिया होता और उसमें किसी एक चीज़ को पकड़ लिया होता, अगर इन दोनों एक्सीडेंट्स में कोई भी संबंध है कंपनी और मॉडल के अलावा, तो आज क्या पता हम इस हादसे से बच पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसको कहना चाहिए कि हमें अपना गेम ना अप करने की ज़रूरत है। बाकी की सारी चीज़ें तो अब जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो जांच होगी, उसी में सामने आ पाएंगी। खबरगांव की पूरी टीम की ओर से महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।